जय हिंद बच्चों आज हम कक्षा 9 हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ 2 लहसा की ओर का अध्ययन करेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसके लेखक राहुल सान प्रत्यायन हैं। लेखक परिचय इस प्रकार है। राहुल सान प्रत्यायन का जन्म सन 1893 उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सान प्रत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, चीनी, तिब्बती, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। राहुल जी ने कई उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। राहुल जी का देहांत 1963 में हुआ। यात्रा वृत्तांत में राहुल जी का स्थान सर्वोत्तम है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा और उसमें होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की। पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया यह वृत्तांत है। अतः राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1930 में नेपाल के रास्ते यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से रोचक शैली में प्रस्तुत किया। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अतः कहा जा सकता है राहुल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था, चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने भाषाओं में अनेक संघर्ष सहन किए, यात्राओं में अनेक संघर्ष सहन किए, लेकिन उनकी घुमक्कड़ी यात्राओं में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञान स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न यात्रा वृत्तांत के माध्यम से विभिन्न स्थानों की भौगोलिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जानकारियाँ दी हैं। प्रिय बच्चों, यात्रा व्रत पर हम प्रकाश डालते हैं। यात्रा व्रत संस्मरण और रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा है। इसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का रोचक वर्णन करता है, जिससे जिस स्थान की यात्रा की गई है उसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से पाठक परिचित होते हैं। सौंदर्य का बोध और कौतूहल जगाए रखना ये दोनों यात्रा व्रत की खूबियां हैं। यात्रा व्रत विषय प्रधान भी हो सकता है। देश काल के विषय में पाठक की जानकारी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विवरण की प्रधानता यात्रा व्रत की विशेषता है। इसी कारण इसे
निबंध के अंतर्गत माना जाता है, किंतु अब इसे स्वतंत्र विधा की संज्ञा प्राप्त है। विवरण का क्रम पूर्वक होना इसकी मूलभूत विशेषता है। यात्रा विवरण में निम्न बातों पर बल दिया जाता है। कोई प्राकृतिक स्थल हो, कोई ऐतिहासिक महत्व का स्थल, भवन, यदि भवन है तो स्थापत्य कला, कोई आश्चर्यजनक घटना, वस्तु, कोई स्थान विशेष का ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व है। भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने स्वयं हरिद्वार, बैजनाथ आदि के यात्रा व्रत लिखकर इस विधा की शुरुआत की। राहुल जी ने यात्रा व्रत लेखन की दिशा में किया गया योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा लिखित यात्रा व्रत में प्रमुख रूप से मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा है। मेरी तिब्बत यात्रा प्रिय बच्चों हमारे पाठ में है, जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। राहुल जी ने सर्वाधिक यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत भी लिखे। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। यात्रा विवरण से वह स्थान विशेष को पाठक के समक्ष मूर्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बच्चों शब्द संपदा पर ध्यान देते हैं। डांडा ऊंची जमीन, ठोंडला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं, सत्तू भुने हुए अन्न, जौ और चना का आटा, थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, गंडा मंत्र पढ़कर लगाया हुआ धागा या कपड़ा, भरिया भार वाहक, सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु और लेखक अपनी सुविधा के लिए उसे सुमति नाम से पुकारते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर, लहसा की ओर। जब लेखक अपनी यात्रा के दौरान तिब्बत गए तो वहाँ उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, कैसी परिस्थितियाँ देखी और क्या क्या किया, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। 1930 में लेखक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उस धर्म को समझने के लिए, बारीकी से जानने के लिए तिब्बत जाने का फैसला किया। पर उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, पर लेखक को तो जाना था, इसलिए उन्होंने छद्म भेष, बच्चों छद्म भेष का मतलब होता है कृत्रिम भेष या अपनी पहचान छुपाने के लिए किसी दूसरे रूप को धारण कर लेना छद्म भेष कहलाता है। तो वो छद्म भेष बनाकर वहाँ जाने का फैसला लिया। अब वो छद्म भेष क्या था, वो उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया और अपने बौद्ध भिक्षु सुमति के साथ भिखमंगे का रूप, भिक्षुक का रूप बनाकर चल दिए लहसा की ओर अपनी योजना को अंजाम देने। अब दोनों मित्र सुमति और लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गए। ये रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। काफ़ी समय पहले वहाँ के सैनिक छावनी किला बनाकर रहते थे। अब वे सैनिक वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन तिब्बती लोगों ने वहाँ अपने रहने के लिए उन किलों पर अपना घर बना लिया और रहने लगे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। लेखक कहते हैं कि हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। उनको ये समझ में आया कि तिब्बती समाज उस समय बहुत ही खुले विचारों का था। वहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ नहीं थीं। वहाँ की चाय कुछ अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ दूध, पानी, शक्कर, पत्ती डल के चाय बनती है, उनके यहाँ मक्खन और सोडा मिलाकर चाय बनती है। अगर आपको लगता है कि आपका मक्खन कोई चुरा ले जाएगा तो घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप अपरिचित ही क्यों ना हो, स्वयं चाय बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको चाय नहीं बनाना है तो आप घर की बहू या सास को चाय का सामान देकर वह चाय बनाने को कह सकते हैं। चाय बनाकर वह आपको दे देगी, चाय को पका देगी।
जैसे ही आप मक्खन और सोडा देते हैं तो वह चाय चौंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखो आपको दे देगी। इस टोंटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। चीनी किले में लेखक कहते हैं, चीनी किले से जब हम आगे चलने लगे तो एक आदमी राहगीर मांगने आया। हमने वह दोनों चिट उसे दे दी। शायद उसी समय ढोंडला के पहले के आखिरी गांव में हम पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते थे, लेकिन भिखमंगे वेश में होने पर भी हमें वहाँ अच्छी जगह रहने को मिली। वे कहते हैं 5 साल पहले जब हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे भी नहीं थे, भद्र वेश धारण किया हुआ था। भद्र मतलब बहुत रॉयल रूप, रईस अच्छे से सज संवर कर गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें रहने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं मिली थी। शायद उसका कारण ये था कि हम लोग शाम के वक्त वहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ और शाम को वहाँ के लोग छंड एक प्रकार का नशा होता है जिसे पीकर वहाँ के लोग अपने होश हवास खो देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंद्रा होती है, वैसे ही वहाँ पर छंड एक पेय पदार्थ होता है, उसको पीकर लोग अपने होश हवास खो देते हैं। फिर वो कहते हैं अब हमें विकट डांडा ढोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, क्योंकि एक तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी देखा नहीं जा सकता। दूसरा, वहाँ डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है और डाकू आसानी से लूटपाट कर सकते हैं। उधर पर डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। वहाँ पर वे बताते हैं वहाँ पर हथियार कानून ना रहने के कारण यहाँ के लोग लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हमारे यहाँ हथियार का कानून है, अगर हम कोई बंदूक या पिस्तौल रखते हैं तो उसका प्रॉपर लाइसेंस होता है। अगर ऐसे ही बिना लाइसेंस के हम कोई भी हथियार रखते हैं तो वह गैर कानूनी होता है। वो बताते हैं वहाँ पर कोई भी हथियार का कानून नहीं था, इसलिए लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे, डाकू से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। वे कहते हैं लेकिन हमें इसका कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि हम भिखमंगे का वेश धारण करे हुए थे। जहाँ कहीं हमें ऐसी वैसी सूरत का कोई दिखता, हम टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुच्ची कुच्ची करके 1 पैसा दे दो कहते भीख मांगने लगते। कुच्ची कुच्ची का मतलब दया करो होता है। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। वे सोचने लगे अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। तब उन्होंने अपने मित्र सुमति से कहा हम यहाँ से लंडकोर के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, उस पर हम सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। अब हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे थे। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य था। वे देखते हैं भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ में कुछ भी नहीं है, वह बिल्कुल खाली है। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। वे उत्तर की तरफ जाते हैं। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई देती हैं। देखते हैं सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। वे कहते हैं वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और यह मनोहर दृश्य देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें वापस लौटना था। वे कहते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल हुई उन्हें चढ़ाई करते समय, पर उतराई के समय कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, वह आराम से उतर आए। लेकिन वे कहते हैं शायद 1-2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा,
लेखक कहते हैं यहाँ पर मेरा घोड़ा आगे चल रहा था या पीछे उनको समझ नहीं आ रहा था। उनको लगा चढ़ाई के कारणवश वह इतना सुस्त हो गया है, वह उसे मानना नहीं चाहते थे, इसलिए वह धीरे धीरे टक 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 चलने लगे और अपने मित्र से बहुत पिछड़ गए। वो जब चलते चलते एक जगह वहाँ पर उनको दो रास्ते दिखते हैं, दो रास्ते फूट रहे हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। वो सोचने लगते हैं अब मैं किस तरफ जाऊँ, दाएं या बाएं। वे बाएं जाने का रास्ता चुनते हैं और बाएं रास्ते जाते हुए 1.5 मील तक चले गए। तब एक घर के पास पहुँचते हैं और उधर पूछते हैं कि लनकोर का रास्ता कहाँ पर है। तब वह बताता है कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, आप जहाँ से आए हैं उसी तरफ चले जाइए और जब रास्ता फूटता है तब दाहिने तरफ मुड़ जाइए। लेखक वहाँ से मुड़ते हैं, उसी रास्ते को पकड़ते हैं और दाहिने तरफ मुड़ते हुए 4-5 बजे के करीब वह गांव से मील भर पर था, मैं गांव से मील भर था और वहां पर पहुंच जाते हैं। 4-5 बजे के करीब जब वहां पर पहुंचते हैं तो सुमति उनके मित्र इंतजार करते हुए मिलते हैं। वे कहते हैं मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया, तुम कहाँ रुक गए थे। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया और कहा मित्र मेरा कसूर नहीं है, मेरा घोड़ा बहुत धीमी गति से चल रहा था और फिर हम रास्ता भी भटक गए थे। मुझे तो लगा था शायद अब मैं रात्रि तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं समय पर आ गया। वे कहते हैं खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वह ये सब सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं। अब वह लनकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ पर उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब दोनों मित्र आगे बढ़ते हैं। टिंडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम टिंडरी समाधि गिरी है। टिंडरी में सुमति के बहुत से यजमान थे। सुमति वहाँ पर उन लोगों को कपड़े से बनी चिरी हुई बत्तियों के गंडे बांटते थे। ये गंडे कपड़े की पतली पतली छोटे छोटे टुकड़ों में काटी जाती थी, फिर उन पर बौद्ध मंत्र लिखे जाते थे। इन गंडों पर उन लोगों के बीच में बहुत आस्था थी। इनकी वजह से वे ऐसा समझते थे कि इनकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो वह उन्हें अपने अपने दरवाज़ों पर बांध रहे थे। वहाँ सुमति ने उन्हें जब सभी को बांध दिए, सभी को गंडे दे दिए और बांध दिए और वे उन्हें आसपास के गांव में बांटना चाहते थे। लेकिन लेखक ने सोचा ये चले जाएंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, तो लेखक अपने मित्र को जाने से मना करते हैं और कहते हैं लहसा वापस पहुँचेंगे तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। उन्होंने लालच देकर उनको रोक लिया और चल दिए शेखर विहार की ओर। शेखर विहार की ओर चलने पर वे तिब्बत की जमीन पर पहुंचते हैं। वहां तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खेती खुद करता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, प्रेम से हमसे मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि वह मुझसे इतने अच्छे से मिलते, पर वह एक अच्छे इंसान थे, उनमें इंसानियत थी, तो उन्होंने मेरा ऐसा भेष होने के कारण भी बहुत ख्याल रखा और अच्छे से मेरा स्वागत किया। यहाँ एक अच्छा मंदिर है जिसमें हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मैं वह पढ़ना चाहता था और बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहता था, इसलिए मेरा आसन वहीं लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास
जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, पुस्तकों में रम गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मैंने समझा वो ये गंडे बांटने जाएंगे तो उनको 2-3 दिन लगेंगे, पर वह उसी दिन दोपहर में वापस चले आए। अब वक्त था टिंडरी गांव से हमें विदा लेने का, तो हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु से विदाई लेकर चल दिए अपने घर की ओर। वे कहते हैं लहसा की ओर जाते समय उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत सी बातें सीखी, जैसे छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा घूमते रहना चाहिए, घूमने से हमें किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाओं आदि चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।